तो क्या आपको लगता है कि आजकल इस बात का फुकदान नहीं है कि हम चाहते तो ये हैं कि हमारे बच्चे अरस्तू और अफलातून बने? तो मैंने उसमें बात यहाँ से शुरू की कि अगर आप समझ रहे हैं कि कोई हम फिल्मी हीरो और हीरोइन की तरह का कोई जोड़ा है, ऐसा नहीं है। हम आप नॉर्मल आम लोगों की तरह का एक हैं। आप मावन प्रोड्यूसर के तौर पे फ़राइज़ आपने अंजाम दिए, तो वहाँ के कुछ वाक़यात या कुछ लर्निंग, कुछ नाकाबिले फरामोश वाक़यात हों? एक मौके पर ना हम एक प्रोग्राम में बैठे होते, मेरे साथ वहीद मुराद की जो बेवा थी, सलमा मुराद, हाँ। तो मैंने ऐसी ही बातें चली तो मैंने बताया मेरे वहीद मुराद साहब के साथ 2-3 दिन बड़े अच्छे गुजरे, इस तरह हम साथ रहे। तो मैंने उनको ये वाक़या भी सुनाया। Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और जनाब बहुत पुरजोश खुश आमदीद टू द गुड साइड वेयर वी मीट पीपल हु मेक पाकिस्तान पाकिस्तान। आज बहुत मज़े की बातें होने वाली हैं और आज का जो डिस्कशन होगा मुझे लगता है कि वो मदर्स हर एज के बच्चे के लिए जो है इस डिस्कशन से फ़ायदा उठा सकती हैं, चाहे कोई बच्चा चंद महीने का हो या ये कि वो बड़ी उम्र का हो। मेरा ख़्याल है, मेरी उम्मीद है और मेरी कोशिश होगी कि ये डिस्कशन उन तमाम मदर्स, फादर्स के लिए बहुत मुफीद साबित हो, क्योंकि हमारे साथ जो पर्सनालिटी आज मौजूद है इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। ख़ास तौर पे बच्चों के अदब के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया है। इनका मीडिया में बहुत एक्सपीरियंस है और इनकी जो लाइफ एंड लर्निंग है वो सुनने के काबिल है। तो मिलते हैं सलीम मुग़ल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आज गुड साइड में आप मौजूद हैं। शुक्रिया तो आपका, आपने हमें ये ऑनर दिया, थैंक यू। नहीं, खुशबख्ती हमारी है। सलीम मुग़ल साहब का तारुफ़ यूँ है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात, लेकिन इनके बारे में मुझे मेरी बिल्कुल ये बहुत दिली ख्वाहिश है कि सबको बताया जाए कि इनकी काविशें क्या क्या हैं। जनाब सलीम मुग़ल साहब एजुकेशन और मीडिया कंसल्टेंट रहे हैं इस वक्त सिंध मदरसतुल इस्लाम एजुकेशन बोर्ड में इस वक्त मौजूद है। अच्छा, अब छोड़ दिया। डायरेक्टर प्रोग्राम्स एंड पब्लिकेशंस हमदर्द फाउंडेशन, एडिटर हमदर्द नौनिहाल, हमदर्द सेहत, हेड ऑफ नौनिहाल असेंबली, हमदर्द पब्लिकेशंस, एसोसिएट प्रोफेसर मास कम्युनिकेशंस, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची, विजिटिंग फैकल्टी कराची यूनिवर्सिटी, मीडिया Commissioner and member of National Council, Assistant Producer PTV, निशान हैदर, मेजर तुफ़ैल का जो ड्रामा था संग संग चलें, सारे दोस्त हमारे, सिल्वर जुबली, रिंग्स अ बेल, हम देखते देखते इसको बड़े हुए हैं, विंटर वीकली चिल्ड्रन प्रोग्राम होनहार, नॉमिनेटेड फॉर म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। Media consultant UNICEF, founder, editor monthly Aankh Macholi for 10 years, teacher, trainer, worked with teachers and resource center, author of Justaju and Dastak, director, presenter, feature writer and columnist, president, Monitors Society working for education and awareness. Subhanallah, mashallah. बात हम शुरू करेंगे। इनकी काविशें और तजुर्बा तो माशाल्लाह बहुत वसी है। एक एरिया पे भी बात करें, अगर आप इजाज़त दें। हाँ, मैं इस तारुफ के हवाले से थोड़ी सी बात ज़रूर। तारुफ तवील हो ना तो
मेरा ख्याल है उसमें इबाम भी पैदा होते हैं और उसमें बहुत से शकूक भी पैदा होते हैं कि क्या करता रहा है ज़िंदगी पर, कभी ये कभी वो। तो मैं इसको बहुत मुख्तसर करके ये कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी एक मुसल्लस में गुजरी, उस मुसल्लस का, उस ट्रायंगल का एक जाविया बच्चे हैं, एक तालीम है और एक मीडिया है। सुभान अल्लाह। इसमें मैंने मुख्तलिफ नौइयत के काम किए हैं। इसी तरह एक वजाहत ज़रूरी है कि पाकिस्तान टेलीविज़न से मैं वाबस्ता रहा 82 से 87 तक गालबन, और इसमें मैं बतौर प्रोड्यूसर नहीं बतौर मुआवन प्रोड्यूसर रहा। जितने प्रोग्रामों के नाम लिए हैं मैंने इसमें अपने सीनियर प्रोड्यूसर्स के साथ मिलके, जैसे सिल्वर जुबली तो मैं शोएब मंसूर के साथ था। ये अलग बात है कि मेरा हर प्रोग्राम में हिस्सा बहुत होता था, कंट्रीब्यूशन बहुत होता था, काम बहुत करते थे, लेकिन थे हम मुआवन प्रोड्यूसर। उस प्रोग्राम को जो हेड कर रहा होता था, जो डायरेक्टर था मेनली, वो दूसरे, जैसे निशान हैदर था तो उसमें हमारे कासिम जलाली उसके डायरेक्टर थे, बिग नेम। शोएब मंसूर सिल्वर जुबली के थे। तो इसी तरह शहजाद खलील साहब के साथ काम किया। जी बिल्कुल। तो ये वजाहतें इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं कि मान कोई शनासा ये सुने आपके प्रोग्राम में और वो सोचे कि हैं ये प्रोड्यूसर तो माशाल्लाह, ये तो इनके सारी की आपकी बात है और क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी, माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। आजकल तो ये दौर है ना कि जहाँ से समेटो और अपने साथ लगा लो और वो बढ़ाकर बयान करो नहीं है। तो इसमें अगर आपको इस तरह की वजाहत और क्लैरिफिकेशन बकौल आपके अगर डाल रहे हैं तो ये बहुत अहम चीज़ है और नोट करने वाली बात है। अच्छा सलीम मुग़ल साहब, ये बताइए कि आपका ये सफ़र, आपकी जो इस वक्त पोजीशन है, जो आप इस वक्त कर चुके हैं अचीव, ये हम सब ने देख लिया, सुन लिया और जो आपको करीब से जानते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने जिन मराहिल को तय किया वो आसान तो नहीं होंगे, क्योंकि मेरी आपसे पहले भी जब भी बात हुई है तो आपने बहुत मुझे ज़ोर देके और बहुत खुशी से और बहुत प्राइड से, फ़ख्र से बताया है कि आपने बहुत मुश्किल से वो सफ़र तय किया उमरकोट से। तो ज़रा उस सफ़र के बारे में। जी बिल्कुल। असल में मेरा ताल्लुक़ उमरकोट तो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और तारीख़ी शहर भी है जहाँ अकबर बादशाह पैदा हुए थे। उसी डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है कुनरी, जो मिर्चों के हवाले से बहुत मशहूर है। मिर्चों की दुनिया की बड़ी मंडी कहा जाता है उसको। मैं वहाँ पैदा हुआ और हमारी फैमिली में इससे पहले कुछ ज़्यादा पढ़ने का रुझान था नहीं, और मेरा ख्याल है मैं ख़ानदान का पहला फ़र्द था जिसने मैट्रिक पास किया माशाल्लाह, और फाइनेंशियली ठीक थे। लेकिन वो कहते थे क्या करोगे, पढ़ लिख के जाके नौकरियाँ करोगे, अपना काम करो, कुछ करो। तो मुझे वो डिस्करेज किया जाता था। मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं, मेरे चचा की ख्वाहिश थी मैं ना पढ़ूं। मैट्रिक के बाद कह दिया गया था जाएं उस मेडिकल स्टोर को संभालें, वहाँ बैठें आप काम करें। तो बहरहाल वो एक लंबी कहानी है, मैं उसको शॉर्ट करके कहता हूँ। जरा सा तो बताइए कि वो क्या कहानी है। वो हुआ ये कि बिल्कुल चचा अब्बा से छोटे थे, लेकिन घर में उनका हुक्म चलता था। वो कह दें तो वो हरफ आखिर होते हैं बाज़ लोग। हाँ, बाज़ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं। तो उन्होंने कह दिया था आप नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये आखिरी उनका हुक्म था और उसकी हुक्मतूली हो नहीं सकती थी। मेरे वाले साहब ने मुझे एक संदूक ला कर दिया, और वो ज़माने में ट्रंक का टाइप होते थे, अब तो अटैची केस का कल्चर ज़्यादा है, टूरिस्टर का कल्चर ज़्यादा है। तो वो उन्होंने अपने एक पलंग के नीचे छुपा दिया और मुझे कहा कि किसी को पता ना चले, जो कॉलेज में जाने से पहले जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए चुपके ला के डालते रहो, किसी को पता ना चले। और इसी तरह किसी काम से मीर पुखास चले जाना, फिर वहाँ जाकर दाखिला लेके आ जाना, किसी को बताना नहीं। फिर एक दिन अचानक सुबह 5 बजे जो बस चलती है, सब घर वाले सो रहे होते हैं, उस बस से तुम निकल जाना और बहुत अरसे तक वापस नहीं आना। तो आप सोचें कि तो अब्बा वाज सपोर्टिंग यू हैं? हाँ, अब्बा मेरे बहुत साहिब इल्म थे, डिग्री होल्डर नहीं थे, मैट्रिक उन्होंने भी नहीं किया था, लेकिन वो बहुत साहिब इल्म शख्सियत थे माशाल्लाह। हाँ, तो उनका ज़ाती जुनून था सीखने का, जानने का और शेयर करने का आगे लोगों से। तो उनकी ख्वाहिश थी और मैंने फिर इसी तरह किया। मैं आ गया और पीछे बहुत मसले मसाइल हुए, लेकिन वो फेस किया उन्होंने। इस तरह मैंने इंटर किया मीर पुखास से, फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी आ गया। यहाँ से मैंने ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में किया, मास्टर जर्नलिज्म में किया, एमफिल तक पहुँचा, लेकिन पीएचडी मैंने बवजूह नहीं मुकम्मल कर सका। तो इस तरह ये तो मेरा ज़ाती सफ़र है। आपको बड़ी दिलचस्प बात जी, मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म थे और वो हमारे इलाके के तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन वहीं से लड़ा था। अच्छा, वो तो सिंदड़ी के थे, लेकिन इलेक्शन यहाँ से लड़ा था। तो हमारे बुज़ुर्गों से अच्छे मरासिम थे। तो एक मौके पे मेरा जुनेजो साहब से तारुफ कराया जा रहा था।
और तारुफ कराते हुए कहा गया, सर ये हमारा साईं एक बच्चा है, ये वो उधर कराची में नौकरी वोकरी करता है कोई। अल्लाह। मुझे जुनेशा साहब ने पूछा तुम क्या करते हो बेटा? मैंने कहा सर मैं वहाँ पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने मुझे ऐसे घूम करके देखा और कहने लगी, फिर मेरे चचा को कहा कि खुदा का खौफ करो, तुम्हारा बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, दिस अ ग्रेट ऑनर, तुम इस तरह इसका तारुफ करा रहे हो, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वो हम सबको टीचर या प्रोफेसर या कोई उस तरह नहीं कहा, हमें नौकरियों वाला कहते थे, बेचारे नौकरियां करते हैं। देखिए वो खुद अपना बिजनेस करते थे, अपनी तिजारत करते थे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको ये पता है कि पैसा कहाँ से आना है, और वो उनके लिए उसकी अहमियत उस तरह से नहीं होती, ये वाली बात है। ये शौक अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे बढ़ा। उसके बाद फिर बच्चों का सिलसिला शुरू होता है। जो शौक मेरे वालिद साहब को था कि मेरा बेटा जरूर पढ़ जाए, वो मेरा ख्याल है कई गुना मल्टीप्लाई होकर मुझ में भी आया। और मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटा 3 बेटियां। मेरी ख्वाहिश थी कि ये बहुत अच्छा पढ़े, तो हमने मेरा ख्याल है उनकी मॉन्टेसरी से लेकर और दीगर ममालिक में जाकर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने तक ये आसानी से नहीं किया। आप भी समझ सकती हैं, I can understand, है ना, कि 4 बच्चों को दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटियों से पढ़ाना। मेरा बेटा येल ग्रेजुएट है माशाल्लाह, एक बेटी अभी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में पढ़ रही है, एक बच्ची सैन फ्रांसिस्को से पढ़ कर आई है माशाल्लाह, एक बच्ची अटलांटा से पढ़ कर आई है। सब अपने अपने शोबों में बहुत अच्छे हैं। तो आप समझती हैं ऐसे ही हो गया? ऐसे नहीं हुआ होगा, बिल्कुल, है ना। तो इसमें हमने कितनी अपनी ख्वाहिशें मारी होंगी, कितनी अपनी खुशियों को छोड़ा होगा। हमारी खुशी एक ही है, ये बच्चा आगे निकले, ये बच्चा आगे जाए। तो होता ही है कि मेरा ख्याल है कोई भी माँ बाप हो, मैं नहीं, जो सुन रहे हैं अगर हमें इस वक्त कुछ माँ बाप, तो उनकी मुझसे भी ज़्यादा शदीद ख्वाहिश होगी उनके बच्चे बहुत आगे तक जाएं, पढ़ें, अच्छे ज़िम्मेदार शहरी बने, अच्छे काम करें, बड़े अचीवमेंट हो उनके। ये माँ बाप की आरज़ुएं होती हैं, ख्वाब होते हैं, बेसिक ख्वाहिश यही होती है, करते सब हैं। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ पेरेंट्स से वो ये है कि आप इस ख्वाब के साथ चलते तो हैं, लेकिन कभी कोई मुश्किल बीच में आ गई तो अक्सर पेरेंट्स जो है ना वहाँ पर हार मान लेते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, हार मान लेते हैं और अच्छा ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। हमने ये नहीं किया और पता नहीं मैं बयान करूं तो फिल्मी सा ना लगने लगे। हमने शायद कितनी ईदों पर अपने जोड़े भी कपड़े भी नहीं बनवाए होंगे। नहीं, आई एम श्योर आपने ऐसा किया। और मुझे कितने पेरेंट होंगे जो बताएंगे कि जब हम बच्चों की फीसों और उसमें फंस गए बहुत बुरी तरह से, तो हमने अपना घर बेचा और घर बेच के भी फिर हमने आगे कि नहीं पढ़ाई नहीं रुकेगी। मेरा बाईपास हुआ आज से 13 साल कबल, मेरा बेटा लम्स में पढ़ता था, वो आया और मुझे कहने लगा कि अब्बा अब आपका बाईपास हो गया सब कुछ, अब घर को मेरी ज़रूरत है, तो अब मैं पढ़ाई छोड़ के आ रहा हूँ वहाँ से, छोड़ के या मुकम्मल करके BS प्रोग्राम मुकम्मल करके, तो इंशाल्लाह अब घर की जिम्मेदारियाँ मैं संभालूंगा। तो मैंने उसको ऐसे गुस्से से देखा और मैंने कहा बेटा आज के बाद ये जुमला नहीं कहना, क्या बात, जब तक मैं जिंदा हूँ और अल्लाह ने चाहा कोई ना कोई सूरत बनी रहेगी घर के मामलात को चलने की, क्योंकि तुम एक गो में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, फिर नहीं पढ़ा जाएगा। क्या बात है ना। और मैंने उसको हमेशा इनकरेज किया। उसके बाद वो तुर्की गया, तुर्की में जाकर उसने माशाल्लाह वो MBA फाइनेंस तो किया ही किया, लेकिन वो CFA में तुर्की का नेशनल चैंपियन बना। ये इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट था माशाल्लाह। हाँ, और शायद उसी अचीवमेंट की बुनियाद पर फिर उसको येल से बहुत उस साल की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली। येल इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 यूनिवर्सिटी है, आईवी लीग्स में से है, ठीक है ना। तो आप सोचे एक कुनरी का रहने वाला एक बड़े मुतवसत गरीब से घर का बच्चा वो निकलता है और फिर वो आगे अपने बच्चों को यहाँ तक लेके जाने की कोशिश करता है। और सच्ची बात है हमने सिर्फ कोशिश की। मैं ये कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा हमारी कोशिशें कामयाब नहीं होती, तो इसमें जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो तो अल्लाह की है। सही बात है ना, बिल्कुल। देखिए एक घर में मेरे एक IBA का बच्चा आया, हमारे मोहल्ले में रहता था, मिठाई लेके आया कि मैंने MBA कर लिया, बहुत मुबारक हो। अगले दिन खबर आई उसने कोई दवाई ली और वो रिएक्शन कर गई, बच्चा दुनिया में नहीं रहा। सही, तकलीफ दे खबर थी, है ना, बिल्कुल दिल बैठ जाता है। तो हम ऐसे वाकयात से नतीजा ये अखज़ करते हैं कि नहीं मियाँ किसी ज़ौम में ना रहो कि आपने किया है, जो बात
है ना, कहीं से तो रब की मर्जी हो जाती है कि वो वसीले बना देता है। तो मैं अक्सर मुझे पेरेंट्स से बात करने का मौका मिलता है, या मैं कई पेरेंटिंग के प्रोग्राम्स में भी गया हूँ, तो मैं कहता हूँ सारी बुकरातियत अपनी जगह और सारी थ्योरीज अपनी जगह के बच्चों को कैसे पढ़ाएं, अच्छा, लेकिन 2 बातें मेरे कहने में ज़रूर किया करें। एक तो दुआ का दामन ना छोड़ें, बेहतरीन बात है। दूसरी बात ये कि आप किसी और बच्चे में ज़रूर इन्वॉल्व हो जाएं, मासी के बच्चे में, ड्राइवर के बच्चे में, किसी गरीब बस्ती के बच्चे में, उसको पढ़ा दें, उसको किताबें ले दें, उसकी एजुकेशनल प्रोग्रेस क्या उसको देखने चले जाएं, उसके स्कूल चले जाएं, उसके पेरेंट्स को बैठ के कुछ गाइड कर दें। उनका मेरा दिल कहता है किसी दूसरे के बच्चे में इन्वॉल्व होंगे तो आपके बच्चे की उंगली को और पकड़ लेगा। वो जो ऊपर बैठा है वही कर्म करेगा, वही कर्म करेगा। तो ये सारी बातें हैं कि आप चाहते हैं मगर इस्तकामत दिखाना, डट जाना, अपनी ख्वाहिशों को मार देना, लेकिन फिर भी लगे रहना। और देखिए ये सिर्फ हम डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उन्हें एक बेहतरीन इंसान, मुफीद इंसान बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम ये वजाहत नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे शायद ये बाहर से पढ़ने के लिए, बाहर की डिग्री लेने के लिए इतनी नहीं, उसे एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए उसे जहां भी भेजना पड़े हम भेजेंगे। क्या बात, खूबसूरत बात। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की मेहरबानी रही। मेरी बच्चियां भी बहुत अच्छी हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, अल्लाह उनको आगे उनके लिए आसानियां करे और उनके लिए बेहतरीन उनका इल्म उनके लिए नाफे बनाए। अच्छा सलीम साहब, ये बात जो आपने कही बेशक बहुत खूबसूरत और बिल्कुल दिल पे लग जाने वाली, छू जाने वाली बात है। वालिदैन की ख्वाहिश कि अपने बच्चों को बेहतरीन जगह पे देखें, उनको बेहतरीन जगह पे पहुंचाएं, ये हर वालिद और वालिदा का ख्वाब होता है अपने हर औलाद के लिए। आपने कहा आपने कुर्बानियाँ दी, एक होती है फाइनेंशियल कुर्बानियाँ जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे वालिदैन को देनी पड़ती हैं, मगर शौक़ पैदा करना भी तो एक बहुत अहम चीज़ है कि बच्चे शौक़ से पढ़ें। और आपने जो बात आखिर में की कि उनको एक अच्छा इंसान भी तो बनाना है, तो खाली तालीम के लिए या डिग्री या एक बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी के दाखिले की ख्वाहिश में बच्चों को आगे बढ़ाना, इससे ज़्यादा अहम क्या ये नहीं है कि उनमें वो शौक़ हो कि वो ख़ुद से आगे बढ़ें, कि हम तमाम वसाइल उनके लिए रख दें मगर उनमें वो शौक़ जज्बा ही ना हो आगे बढ़ने का और बेहतर से बेहतर करने का, तो फिर वो तमाम अच्छा, एक बात शायद मेरी समझ में आ गई है, शायद अल्लाह की तरफ से मुझे समझा दी गई कि ये इस बात का मुझे बहुत शुरू में एहसास हो गया था कि बच्चा जो कुछ भी बनता है वो छोटी उम्र में बन जाता है। और शायद उसके पीछे मारिया मॉन्टेसरी को जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा, एब्जॉर्बिंग माइंड वगैरह उनकी और दीगर कुछ किताबें, तो उन्होंने मुझे ये शऊर दिया और मेरी समझ दी कि छोटी उम्र में जो करना है कर लो। अच्छा, हमारे पेरेंट्स गलतियां ही छोटी उम्र में करते हैं। अभी तो जरा छोटा है ना तो बस मोहल्ले में डाल दिया किसी स्कूल में, अरे अभी तो अच्छा स्कूल ढूंढना है, अभी तो अच्छा टीचर ढूंढना है, अभी तो अच्छे दोस्त ढूंढने हैं, अभी तो अच्छा एनवायरनमेंट ढूंढना है। आप कह रहे हैं अभी तो छोटा है, उसकी आप तो मुझसे ज़्यादा जानती हैं आपकी फील्ड एजुकेशन। मारिया मॉन्टेसरी तो कहती है 2 साल में उसकी पूरी पर्सनैलिटी बन जाती है। बिल्कुल है ना, वो कितना कॉन्फिडेंट होगा, वो कितना अच्छा कम्युनिकेटर होगा, वो कितना अच्छा लर्नर होगा, कितना अच्छा एनालिटिकल माइंड का, ये सारी चीज़ें बचपन में डिसाइड हो जाती हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये गलती ना करना कि अभी तो बच्चे हैं, नहीं, अभी ही तो उस बच्चे को बनना है। अच्छा, इसमें सॉरी मैं कता कलामी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मगर इसमें एक बहुत फाइन लाइन है। वालिदैन क्या करते हैं, जो फोकस करना शुरू कर देते हैं ना, इसको तो 2 वर्ड्स नहीं आते, इसको तो 2 लेटर वर्ड्स नहीं आते, इसको वो सारी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाती है उस फंक्शनल एकेडमिक प्रोसेस के लिए, जो कि एक उस्ताद की जिम्मेदारी है। मेरी अक्सर बात जब वालिदैन से होती, मैं उनसे कहती हूँ, देखें ये पढ़ाने वाला काम जो है ना, ये अगर कोई उस्ताद कर रहा है तो आप उसके सुपुर्द करके ट्रस्ट कीजिए एंड देन लेट द टीचर कैरी ऑन विद द वर्क। आपका काम ये है सिलेक्शन क्या कर रहे हैं, आप इन्वायरमेंट क्या दे रहे हैं, क्या आप उसको किताब दोस्त बना रहे हैं, क्या आप उसको अहले इल्म के साथ मिलवा रहे हैं, क्या आप उसमें वो शौक़ और ज़ौक़ पैदा कर रहे हैं जहाँ वो सोचे, समझे, चीज़ को एनालाइज करे। आप उसके सामने मॉडल कर रहे हैं, आप मॉडल तो कर नहीं रहे हैं, आप मॉडल कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा, बदतहजीबी, जल्दबाजी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और खौफ, और आप चाह रहे हैं कि वो तहम्मुल मिजाज बने। अच्छा, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये बात पेरेंट्स के समझने की है कि
अगर आप बच्चों को बहुत मिसाली अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं ना, तो आपको पहले खुद मिसाली बनना पड़ेगा। बेशक, ठीक है ना, 16 आने दुरुस्त है ना। अच्छा, मैंने अभी ये जो गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, तो मैंने अपना ये वक्त दिया था किरण स्कूल लियारी को। मैं हर मंडे को वहाँ जाया करता था जी, और मैं वहाँ पहले बच्चों को एक स्टोरी सुनाता था और फिर माँओं से मेरी बात होती थी। तो मैंने वहाँ माँओं से वादा लिया कि हर माँ अपने घर पे की एक दीवार पे बड़ा बड़ा सा लिखेगी हाउस ऑफ वैल्यूज, हाउस ऑफ वैल्यूज। और फिर मैंने उनको बताया वैल्यूज क्या हैं। घर में आपके रवैये क्या होंगे, आपके लबो लहजे क्या होंगे, आप झूठ और सच में तमीज करेंगी, ये है असल में। तो ये बातें हमने उनको समझाई और हमने कहा कि आपको तो अपने आप को ठीक करना है, अपने घर को ठीक करना है, और बच्चा तो बच्चे से बड़ा नकाल कोई होता ही नहीं है, वो तो आपकी नकल करेगा। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती, मैं कैसे बोल सकती? बेशक। मेरे अब्बा बदतमीजी नहीं कर सकते, मैं कैसे करूं, है ना। तो ये बातें जरा सा समझने की हैं। और मैं आपको यहाँ एक बात और भी बता दूं कि मैं जिस जमाने में आँख मचोली का एडिटर था, तो मैं आँख मचोली का आखिरी सफ़ा लिखा करता था पेरेंट्स के लिए। उसका उन्वान था अम्मी अब्बू के लिए। अच्छा। तो जब 10 साल वो मैगज़ीन रहा, बदकिस्मती से बंद हो गया, बहुत खूबसूरत मैगज़ीन था। तो मैंने चाहा कि पेरेंट्स के लिए मैं किताब ले आऊँ, तो मैंने उनको कंपाइल किया। जब कंपाइल किया और मैंने उसको देखा, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं, इश्यूज़ बदल गए, ज़माना बदल गया है, ये जो छोटी सी डिवाइस हाथों में आ गई है, इसने दुनिया बदल दी है, मेरी किताब नहीं चलेगी। तो मैंने फिर उस पर नए सिरे से काम किया है। अच्छा। हाँ, आज के इश्यूज़ पर बात की है, और मेरी वो किताब जल्द आने वाली है, और उसका नाम यही है अम्मी अब्बू के लिए। अच्छा, अब यहाँ मुझे ना बहुत इश्तियाक हो रहा है कि मैं पूछूं कि वो क्या तब्दीली आपने चैलेंजेस में महसूस की है। अगर आप बस मुख्तसर हम आपकी किताब पढ़ना चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप हमें वो डिटेल बताएं, मगर अगर आप एक टीज़र दे दें कि चैलेंजेस। देखें, अभी मैं हतमी तौर पर उस तरतीब से तो आपको चीज़ें नहीं बता सकता जिस तरह लिखी हैं, लेकिन मैं मिसाल देता हूँ। हमने मॉडर्न एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन के चक्कर में अपने यहाँ ऐसे स्कूलों का इंतखाब किया कि जो बज़ाहिर अच्छे तो हैं, जहाँ तदरीस भी होती है और जहाँ का एक डिसिप्लिन भी है, सब कुछ है, लेकिन उन स्कूलों ने हमारे बच्चों का कल्चर बदल दिया। सर, ये बात आप ज़रा मज़ीद दो टोक कहिए और वहाँ देख के कहिए, ताकि ये आपने मेरे दिल के वो तार छेड़ दिए जिन पे मैं बहुत अरसे से चाह रही हूँ कि किसी पर्सनालिटीज़, क्योंकि मैं तो कहती रहती हूँ लेकिन मैं किसी उस गिनती में नहीं आती, क्योंकि मैं खुद एक इदारा चला रही हूँ। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप ये देखें कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कॉन्फिडेंट तो हुए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। वो अब अक्सर घरों में पेरेंट्स बच्चों से, माएँ बच्चों से बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं करती किसी इशू पे। बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है ना। और बच्चों का एक पहनावों से लेकर तकरीबात में शिरकत से लेकर उनके ज़ौक़ शौक़ का अगर आप मुशाहिदा करें, तो वो ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही किस्म की नस्ल तैयार हो रही है, जो बहुत जल्द हमारे कल्चर को जिन लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है अब तक, उनमें और उनमें दूरी पैदा हो जाएगी। हमारे कल्चर से मुतनफ़िर हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। बात घूम फिर के फिर वहीं आती है कि अच्छी पढ़ाई के चक्कर में और अच्छी तालीम के चक्कर में और इंग्लिश मीडियम के चक्कर में बच्चे का करैक्टर कमज़ोर ना पड़ जाए। बच्चे के, वो हमारे उस्ताद कहते थे कि ये बच्चा है यहाँ की ज़मीन में लगा हुआ और ये बच्चा है यहाँ के गमले में लगा हुआ। तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगती थी, है ना। बात तो सही की है, बात तो सही की है। तो मैं चाहता हूँ ये बच्चे गमलों में ना उगे, इसी ज़मीन से पले बढ़े। मेरी एक दफ़ा एक फोरम पे बात हो रही थी और फिर मुझे खामोश होना पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा को इस बात की तायद कर रही हूँ, इसी कि उन्होंने कहा कि भाई स्कूल तो सिर्फ वो अच्छा है जहाँ अंग्रेज़ी या अरबी पढ़ाई जाए। तो मैंने कहा व्हाट अबाउट उर्दू तो हमारी ज़ुबान है, हमारी तारीख़ है, हमारा कल्चर है। तो नहीं देखिए, आजकल इंग्लिश का ज़माना है और इंग्लिश में बात होनी चाहिए, और बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे। मैंने कहा एक बात मुझे बताएं, जो नानियाँ, दादियाँ या बुज़ुर्ग ख़वातीन या घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, वो तो शायद बहुत हो सकता है कुछ घरों में बोलते हो वो भी अंग्रेज़ी में या अरबी बोल सकते हो, बहुत सारे लोग तो नहीं बोल पाते अरबी। तो क्या हम नानी दादी या बुजुर्गों से बच्चों को हटा देंगे, कट जाएं वो बच्चे? तो जो
जिस दरख्त की जड़ें कमज़ोर होंगी वो फलदार फूलदार कैसे बनेगा? बुजुर्गों से कटने का मतलब है कि आप अपनी जड़ों से, अपनी फाउंडेशन से दूर हो जाएं। अच्छा, एक फैक्ट उसको माने, हम भी मानते हैं, और वो ये है कि जिस जुबान में इजादात हो रही हैं, जिस ज़ुबान में टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस ज़ुबान में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वो ज़ुबान अपनी जगह बनाएगी। बेशक, ठीक है, बेशक। जब इस्लाम इस खत्ते में आया था, बेशक, तो इस्लाम एक प्रोग्रेसिव जदीद मज़हब था, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आया था, फतूहात कर रहा था, इल्म में इनका सोचो ना, अहद अब्बासी में कितना साइंस पे काम हुआ है, कितनी रिसर्च पूरी मुसलमानों के पास। तो मकामी लोग कॉपी करते हुए फ़ख्र महसूस करते थे, है ना। हमारे जैसे लफ्ज़ बोलते थे, जो हमारे एटिकेट्स मैनर्स थे, वो अपने मैनर्स में ढाल लिया था उन्होंने। तो ये तो आप एक माने कि जिसमें आपका सर्वाइवल बेहतर लोगों को नजर आता है, लोग उस तरफ जाएंगे। अग्रीड, मान लिया, ठीक है। लेकिन ये काम पॉलिसी साज इदारों का है, ये काम हुक्मरानों का है, ये काम कानून साजी करने वालों का है, ये काम विजनरीज का है, एजुकेशनिस्ट का है, कि वो चीज़ों को किस तरह लेकर चलें कि उन्हें वो ज़माने के साथ साथ भी चलें, पीछे ना रह जाएं, और उनका सर्वाइवल भी अच्छा हो, लेकिन वो अपने जापान की तरह अपने रूट से जुड़े हुए नजर आए। ये बात है ना। आप जापान को नहीं देखते? बिल्कुल, दुनिया की ऑनेस्ट नेशन, ठीक है ना। 200 मुल्कों में तो उनको जाने के लिए ठप्पा लगवाने की ज़रूरत नहीं है ना। अपने पासपोर्ट पे आप उतरें और वो एक्सटेम करके जाओ, नो वीज़ा की ज़रूरत नहीं। एक ये उनकी पूरी दुनिया में शोहरत है। फिर आप उनकी जो वैल्यूज़ उठाकर देखें, कितने हम्बल हैं, कितने सॉफ्ट हैं, कितना दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं। तो हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते कि हमारा कल्चर भी हमारे साथ चले, हमारी वैल्यूज़ भी हमारे साथ चलें, और हम जदीद दौर के लोग भी हों। बिल्कुल। तो ये आसान नहीं है, तकरीरें करना आसान है, इस पे बोलना यहाँ बैठ के आसान है, लेकिन इस पर जब कौमों के जो बड़े होते हैं ना, देखें घर का बड़ा होता है माँ बाप। बिल्कुल। अगर वो कोई जहानत की बात नहीं करेंगे, वो सेंसिटिव नहीं होंगे बाज इश्यूज में, तो एप्रिसिएशन नहीं होगी तो फिर घर कैसे वो बनेगा? यही सूरत इस मुल्क की भी, ये घर है ना एक, तो इस घर के भी कुछ बड़े हैं। अगर वो घर के बड़े समझदार नहीं होंगे, वो दूर की नजर रखने वाले, तो वही होगा जो हो रहा है, अच्छा, अब आपका चूंकि ताल्लुक मीडिया से है और रहा है, और मैं इस बात को ज़रा सा उस तरफ से जोड़ के फिर जाना चाहूँगी, आगे बढ़ना चाहूँगी कि देखिए, हमारे पूरे कल्चर में जो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज, बहुत ऐसे गैर महसूस तरीके से आया, जिसको हमने बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लिया है, और अब हम कहते हैं दिस इज़ द ट्रेंड एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी। कि पहले बजिया, हसीना मोइन, इन लोगों के ड्रामे, अशफाक अहमद साहब के ड्रामे हुआ करते थे, उनमें कुछ मवाद ऐसा होता था जो कि अक्ल और समझ दोनों को मुतासिर करता था, मीनिंगफुल होता था, वर्थवाइल होता था, और उसमें ख़वातीन को हमेशा स्ट्रॉन्ग, बाकिरदार दिखाया है, और बहुत अच्छी पोजीशंस दिखाई हैं। और अगर किसी बद किरदार या एक कमज़ोर औरत का भी जिक्र करना है, तो वो भी ख़ास पैराडाइम में किया जाता है। बिल्कुल। अब एक चीज़ मैं नोट कर रही हूँ कि जहाँ दिखाना होता है कि भाई अपर लेवल के स्टेटस वाली खातून है, तो वो बिना दुपट्टे के और भी उससे बेहयाई की तरफ कपड़े पहन के, और उसको ट्रेंडिंग बना दिया गया है। और अगर कोई बहुत ही मुतवस्सित या उससे नीचे और नीचे की कोई खातून को दिखाना है जहाँ हालात माशी ख़राब हैं, तो उनके सरों पे दुपट्टे हैं, या वो पूरे सूट बाइज़्ज़त तरीक़े से, बाहया तरीक़े से नज़र आ रही हैं। तो ये मीडिया का बड़ा काम है इसमें जहन साजी के हवाले से, और यही मामला मैं देख रही हूँ तालीमी इदारों में भी। बिल्कुल ऐसे ही कि बच्चियों के लिबास जो वो ज़ेबतन करके अपने तदरीसी मकामात पे जा रही हैं, वो इस बात से इंतहाई लापरवाह और बेपरवाह हैं कि वो क्या पहन के आ रही हैं। क्या उनको ऊंची जो शलवारें या पैजामे या जो भी उसको कहते हैं वो पहन के आना, या स्लीवलेस, या और जो बेहयाई की तरफ ले जाते हैं ड्रेसेस, उस तरफ लेके जाना मुनासिब है? तो क्या जब ये घरों से निकल रही हैं तो उनकी माएँ नहीं देख रही हैं? देखें, ये एक मतलब ये चेंज आया है हमारे, बिल्कुल आया है, आ रहा है, और भी आएगा।
और हमसे पहले यूरोप में आया है। अगर यूरोप की हिस्ट्री उठाकर देख लें तो उनके यहाँ वैल्यूज थी, उनके यहाँ एक फैमिली सिस्टम थे बड़े अच्छे। उनकी तो ड्रेसेस में आज से 100 साल पहले देखें वो यहाँ तक बंद ड्रेसेस फुल। बिल्कुल। और अब आप देखें पहले वो तब्दील हुए हैं, अब हमें किया जा रहा है। लेकिन ये इतना गैर महसूस है कि पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता, बच्चों को भी पता नहीं चलता कि हमारे साथ हाथ कहाँ हो गया। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखें, इस पे आप मेरी ऑब्जर्वेशन को मानिएगा थोड़ा सा। मैं इसमें तवील अरसा रहा हूँ, मैंने बड़ा, कोई आकर आपसे कहता नहीं है कि फलां ड्रामे के अंदर कपड़े ऐसे कर दो, लड़की ऐसे कर दो, डायलॉग ऐसे कर दो, कोई आपसे नहीं कहता। ये आप खुद कर रहे होते हैं डायरेक्टर और ये सब। असल में इन्हें ये पता चल जाता है कि किस टाइप के प्रोग्राम हैं जिसको मल्टीनेशनल स्पॉन्सर कर रही हैं। फंडिंग कहाँ से आएगी? फंडिंग कहाँ, देखें ना, आपको लोकल इदारे तो नहीं कर सकते कोई बड़ी फंडिंग, इसमें आपको मल्टीनेशनल ही करते हैं। तो वो इदारे जब फंडिंग करते हैं तो वो जिस टाइप के प्रोग्रामों को स्पॉन्सर कर रहे हैं उसमें बेबाकी है ना, उसमें बच्चों की जुबान से ऐसे जुमले हैं जो हम अमूमन घरों में सुनना पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये फिर दूसरा डायरेक्टर भी उसको पिक कर लेता है, या प्रोड्यूसर, फाइनेंसर पिक कर लेता है कि अच्छा ये है, इस टाइप का जरा हो, जरा सा बोल्ड हो, जरा सा यूं हो, बोल्ड के मायने ही बदल गए, मायने ही बदल गए। तो वो फिर एक और बोल्ड प्ले तैयार करता है, और फिर उसका अगर वो हिट हो जाता है प्रोग्राम तो फिर एक और डायरेक्टर उससे भी ज़्यादा बोल्ड तैयार करता है। यूँ चीज़ें आस्ता आस्ता ख़राबी की तरफ बढ़ती हैं और जिसका हमें एहसास नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस पे हमारे यहाँ कहने को आप अगर कभी उठाकर देखें, पैमरा वगैरह के क़वानीन भी मौजूद हैं कि ये होगा, ये नहीं होगा, लेकिन उस पर अमल होता नहीं है। बस जो बन रहा है, चल रहा है, छोड़ दिया उस पर। अब ये एक जहन साजी का अमल है जो इतना मुनज़्ज़म है, इतना मरबूत है, इतना ऑर्गेनाइज है, और वो आस्ता आस्ता अपना काम कर रहा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं अगर किसी खातून को ये कह दूं कि आप अपने कपड़े सिलवाने जा रही हैं, जरा पीछे से गला बड़ा रखवाइएगा, तो मेरी पिटाई हो जाएगी। सही बात है, हो जाएगी ना, ऐसा ही है। हाँ। लेकिन एक बड़ा डिजाइनर कुछ ऐसे कपड़े डिजाइन करता है जिसमें गले पीछे से बड़े हैं, तो देखते ही देखते वो गले चल पड़ते हैं, है ना जी। हाँ। तो अब मुझे आप ये बताएं, चल रहे हैं तो ये इसका मतलब है ये इसके पीछे एक पूरा मंसूबा, कुछ बड़े डिज़ाइनर, कुछ ट्रेंड्स, उनकी बनी हुई चीज़ें आएँ, फिर वो मीडिया के थ्रू प्रमोट हों, फिर उसको लोग देखें, फिर मरूब हों, फिर इस क्लास की, फिर इस हमारे सोसाइटी की वो क्लास जो अमूमन ट्रेंड सेटर होती है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो पहले पहन के निकलें, वो महफिल में आएँ, मेरी बच्ची देखे कि मेरे कपड़े तो इतने कंजर्वेटिव से, अजीब से हैं, और ये माशाल्लाह, फिर उसके जी में भी ये ख्याल आया कि अगले कपड़े मैं भी ऐसे ही सिलवाऊंगी। ये बड़ी एक गैर महसूस सी एफर्ट है जिसको हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये अपना काम करती है। तो लेकिन ये देखें आप 10, 20, 30 साल में एक बहुत बड़ी चेंज फील होने लगती है। दुनिया बदल गई है। तो ये दुनिया उनके हाथों में है जो विजन रखते हैं, जो जिंदगी का कोई मकसद रखते हैं। देखिए, ये हमें बुरा लग रहा है ना, वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं, उनके विजन का पार्ट है वो हमें, और हम हो रहे हैं बर्बाद। हाँ। और वो पिछली जो हमारी डिस्कशन हो रही थी उसमें भी मैं यही बात, मेरे जहन में बार बार ये फिक्रा आ रहा था कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल के। बिल्कुल। और हम इसी मामले का शिकार हो चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि हम क्या थे और हमारा फ़ख्र क्या था और हमारा मकाम क्या था, और अब हम वो कर रहे हैं जो कि हम हो भी नहीं सकते। और वेस्ट ने उसके तमाम मसाइल और नुकसानात फेस कर लिए हैं, और वो वेस्ट अब इस चीज़ को समझ रहा है कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, और हम उसी की राह पे, हमारी आंखें खीरा हैं वहाँ की चकाचौंध से, और हम अब फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आना चाहूँगी पब्लिकेशंस वाले मामले की तरफ। आपने इतने साल हमदर्द के साथ, नौनिहाल के साथ काम किया, कुछ वहाँ के तजुर्बात, कुछ वहाँ की ज़रा बातें हो जाएं। मैं कोई 2 साल से कम अरसा काम किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, और वो भी ज़ाहिर है मेरी परमानेंट जॉब थी यूनिवर्सिटी की। वो जब मैं रिटायर हुआ तो उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मैं हकीम सईद को अपने लिए रोल मॉडल समझता हूँ, तो उनकी मोहब्बत में मैंने ज्वाइन किया था। और
ज़ाहिर है मैंने उसमें नौनिहाल को अपने अंदाज से कुछ बेहतरी करने की कोशिश की, जो बच्चों का बहुत मकबूल और पाकिस्तान का सबसे पुराना मैगज़ीन है। सबसे पुराना मैगज़ीन हमारे यहाँ भी आता है। जिंदा लोगों में कोई नहीं कह सकता, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, कि हमने नहीं पढ़ा होगा या नहीं देखा होगा। इनकम्प्लीट सा लगता है। हाँ। उसका मैं एडिटर रहा, फिर बज़्म नौनिहाल को भी मैंने हेड किया, और बच्चों की एक्टिविटीज़ में मैं ज़्यादा शौक़ से इन्वॉल्व होता था, क्योंकि मेरा अपना शौक़ भी है, जुनून भी है। तो फिर ये हुआ कि आगे चलकर कुछ ऐसे मसाइल हुए कि मेरे लिए कंटिन्यू करना मुमकिन नहीं रहा, मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैंने 2 साल, पौने 2 साल में जो अपना हिस्सा डाल सकता था, जो कर सकता था, कुछ पॉलिसीज़ इदारे की जो थी, मैं समझता हूँ कि मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, चलें, वो हो जाता है कभी। जी। यहाँ मुझे एक सवाल, मैं कल परसों ही एक एक्सपीरियंस हुआ है। हमारी एक फैकल्टी मेंबर हैं, कॉलीग हैं, वो IBA में पढ़ाती हैं, और उन्होंने वहाँ की लाइब्रेरी के लिए कुछ कुतुब अमेरिका से मंगवाई। अब IBA बड़ा इदारा है माशाल्लाह, उसके पास पैसा है, तो अमेरिका से वो मंगाना उनके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। वो बहुत शौक़ से लाई, और हमारे इदारे में क्योंकि वो भी काम कर रही हैं, तो उन्होंने कहा मिस मैं ये बच्चों के साथ इस पे प्रोजेक्ट करना चाह रही हूँ। इमाम गजाली के बारे में किताब थी बच्चों के लिए। वाह, और क्या खूबसूरत किताब थी वो। उसका मतलब मुझे हाथ में लेने से पहले मैंने कहा मारिया मैं हाथ धो के आके फिर इस किताब को पकड़ूंगी। वो खूबसूरती के अलावा एक एक सफ़ा जो था, उसके ऊपर जो कैलीग्राफी हुई हुई थी, जो उसके ऊपर नक़ूश थे, और जिस तरह से बात कि वो गजाली का है ना कि अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं तो सर्च फॉर द ट्रूथ, एंड फॉर ट्रूथ यू हैव टू लुक इनटू द मिरर। एंड उस मिरर को उन्होंने उस पेज, उस सफ़े के ऊपर किस तरह से रेप्लिकेट किया था कि वो आप दोनों पेज एक साथ करें तो उसका इमेज इधर आ रहा था किताब के अंदर ये चीज़, और ये बच्चों के लिए लिखी गई थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका में या यूरोप में बहुत अच्छा काम हो रहा है बच्चों के लिए, बेहतरीन काम हो रहा है। हाँ, मैं तो खुद चूँकि 2 बार गया हूँ, और मेरा अब अमेरिका का सफ़रनामा भी आ रहा है, तैयार है, बस प्रिंटिंग में जाना है। तो मुझे वहाँ मौका मिला। एक तो किताब अब पाकिस्तान में भी शायद अवेलेबल है, 1001 इन्वेंशंस, उसमें 1001 मुसलमानों की जो इजादात हैं उसके बारे में, वो भी बहुत खूबसूरत किताब है। उस पर फिल्म भी है उन्होंने जो बनाई है, और उस पर किताब भी है। इसी तरीके से मैं वहाँ शिकागो गया था। शिकागो में जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ काम कर रही हैं, मैंने उनकी किताबें, पब्लिकेशन देखी, मुझे बहुत मज़ा आया। इकना वाले जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। मलिक मुजाहिद हमारे दोस्त हैं, मैं शिकागो उनकी उस तरफ भी गया था, तो उनका काम भी मैंने देखा है। तो मतलब ये कि वहाँ पहली बात तो ये है कि वहाँ कामों का एक मेयार जो बन चुका है ना, तो जब हमारा भी कोई काम आता है तो उसी लेवल पे ही आ रहा होता है, उसके करीब करीब होता है, तो वो उस स्टैंडर्ड से नीचे आ नहीं सकते। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह का काम वहाँ हो रहा है, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अब मेरा जो दर्द भरा सवाल है वो ये है कि ये जो हमारी जो टीचर हैं, जो IBA में भी पढ़ाती हैं, उन्होंने ये किताबें मंगवाई हैं IBA के कुतुब खाने के लिए, ठीक है, जो वहाँ पे रखी रहेंगी किताबें। ये उन जैसे लोग ही इसके शायक होंगे और उसकी तरफ मरगूब होंगे। इसी तरह वो लोग जो रिसर्च कर रहे होंगे वो करेंगे। इसकी दस्तरस बच्चों तक नहीं होगी, ठीक है। इतनी महंगी एक किताब शायद 15,000 रुपए की थी, ठीक है। और हमारे यहाँ इस वक्त बहुत, ठीक है, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ लेवल्स पे काम कर रहे हैं, मगर इस स्टैंडर्ड का काम नहीं कर रहे जहाँ पे बच्चों को ख्वाहिश हो किताबें ख़रीदने की। असल में देखें, किसी भी काम के लिए, मैं किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी दुनिया का काम हो, फी ज़माना स्ट्रेटजी बहुत अहमियत इख्तियार कर गई। आप पहले स्ट्रेटजी बनाएं, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमें इससे कौन सा नतीजा हासिल करना है, मालूम हो, ठीक है ना। और फिर उसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाएं कि हम वो हासिल कर सकें। तो इसमें बाज़ दफ़ा बाज़ लोग एक इल्यूजन का शिकार हो जाते हैं। बड़े हाई फाई प्रोग्राम हो गए, लोग आ गए, तकरीबात हो गई, इधर रखवादी शोकेस में बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो बहुत प्रैक्टिकल बात है वो शायद इससे हट के है। वो ये है कि आपने वो सम्मा सट्टा के, पटीदन के, और आप नचीचू की मलियाँ के किसी गांव तक पहुँचे, है ना, मासिस के पास तो नहीं, मासिस के पास जाएं। एक गरीब बच्चा जो पठान कॉलोनी हैदराबाद में, जो यहाँ पे शेरशाह में रह रहा है, गरीब बच्चा है, उसके वालिदैन मजदूर हैं, कुछ और हैं, उस बच्चे तक पहुँचे। आपने क्या हिकमत अमली बनाई है उस तक पहुँचने के लिए। और ये वो बच्चे हैं जो यहाँ की, जिनकी जड़ें यहाँ की ज़मीनों में हैं। अगर ये कुछ बन गए तो ये इस मुल्क के, इस धरती के कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूटर होंगे, इसके लिए काम करने वाले होंगे। एक्सपोजर तो दे किताबों से। हाँ, तो मेरा ख्याल है मेरा बेटा चूंकि स्ट्रेटजी साइड पर है, तो मैं उससे बहुत डिस्कशन में रहता हूँ। तो मैंने ये जाना उसके साथ थोड़ा ये चीज़ें डिस्कस करके कि हिकमत अमली जो है ना, वो स्ट्रेटजी जो है, ये बहुत बुनियादी अहमियत रखती है। काम किस तरह लेकर चलें कि वो मकासद जो हमने तय किए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किए जा सकें। और कुछ काम ये है कि आप सवाब दारन सवाब तो मिल जाएगा, आपकी नीयत अच्छी थी, आपने अच्छा काम किया, लेकिन नताइज नहीं मिलेंगे। तो नताइज हासिल करना दिस इज़ नॉट वेरी ईजी। हाँ, वो तो नतीजे तो मुझे लगता है डॉक्टर वहाब सूरी एक बात कहते हैं कि तुम कोई अच्छा काम शुरू करोगे ना, तो तुम उम्मीद छोड़ दो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें उसका कोई नतीजा मिल पाएगा या उसके कोई भी रिजल्ट सामने आएंगे, तुम्हारे जाने के बाद होगा जो होगा। सही बात। तो अगर तुम नेक और सौले काम और कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि किसी की भलाई, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में उसका फ़ायदा तुम्हें नजर आए। ये बहुत अच्छी और बड़ी बुनियादी बात है कि हमेशा बहुत बड़े मुस्बत अच्छे नताइज जो हैं वो लॉन्ग रूट से मिलते हैं, शॉर्ट रूट से नहीं मिलते। ये बात तो है। हाँ, तो हम लोगों से, मैं अपने नौजवानों को, दोस्तों को, बच्चों को कहता हूँ कि इस चक्कर में ना पड़ो कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम मशहूर आदमी हो जाओ। शॉर्टकट से तो नहीं हो सकता। शॉर्टकट से नहीं हो सकता। बहुत तुम अपना काम करो। मैं अपनी इन कॉलीग से ये बात कहने लगी, मैंने कहा मुझे याद है हम लोग इस्लामाबाद में थे और अब्बा ने हमें लकी, उस ज़माने में भी द लकी वंस टू गो टू ब्रिटिश काउंसिल, और वहाँ लाइब्रेरी में अब्बा ने मेंबरशिप दिलवा दी थी। उस वक्त तक ये बॉडी स्कैन्स और ये सब जो अब सिक्योरिटी के नाम पे चीज़ें होती हैं, और लाइब्रेरी में किताबें थी, और हमें अब्बा छोड़ के जाते थे और 4-5 घंटे कब गुजर जाते थे मुझे, मेरे भाई को नहीं पता लगता था। और वहाँ हम किताबों के दरमियान एक किताब खोल रहे हैं, दूसरी किताब खोल रहे हैं, सिर्फ तस्वीरें ही देखते रहते थे बैठ के। और फिर 4 किताबों की लिमिट थी, वो 4 किताबें हम इशू करा के घर ले आते थे। तो अम्मी अब्बा हमें ऐसी इन्वायरमेंट में मतलब वो प्लान करते थे कि ये बच्चे किताबों के दरमियान इतना वक्त गुजारें, और फिर घर में भी उसका शौक दिखाते, बताते थे कि हम ये किताब पढ़ रहे हैं और हमारे मुताले में है और जिक्र हो रहा है, और किस्से सुनाना उसके ऊपर। मेरा ख्याल है जो अगर हम इस बात को आपके पेरेंटिंग वाले मामले में, जहाँ आप शौक़ और ख्वाब और ऊंचा ले जाना है बच्चों को और बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में, इससे जोड़ें, तो क्या आपको लगता है कि आजकल इस बात का फुकदान नहीं है कि हम चाहते तो ये हैं कि हमारे बच्चे अरस्तू और अफलातून बने? ये बात हमने पहले भी की। हाँ। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि बच्चे क्या बने, तो आपने बनाना तो अपने आप को शुरू करना है। हम ख्वाब तो उनके लिए देख रहे हैं। हाँ। मगर उस ख्वाब के लिए हमें जो मेहनत। अच्छा देखें, मैं आपसे एक बड़ी पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इस नीयत से कर रहा हूँ कि इसमें शायद दूसरों का भला होगा। बेशक कहिए। हमारी जब शादी हुई ना, तो मैंने अपनी अहलिया से एक बात की और मैंने कहा कि देखो हम इंसान हैं, हमें किसी बात पे गुस्सा भी आएगा, कोई बात नापसंद भी होगी, किसी बात पे मूड ऑफ भी होगा, और हम इन सारी कैफियतों से गुजरेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं गुजरेंगे, हम जितना भी चाहें, लेकिन हमें एक दूसरे से एक वादा करना है कि हम इन सारी कैफियतों में अपने इजहार में मुहज़्ज़ब रहेंगे। ठीक है ना, हम अपने इजहार में मुहज़्ज़ब रहेंगे और हम एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मजरूह नहीं होने देंगे। क्या बात, ठीक है, क्या बात है। और देखें, ये बात हम सिर्फ ये नहीं कर रहे थे कि हमारे मरासम अच्छे रहें, बल्कि मैं एक आने वाली नस्ल के लिए एक अच्छा घर देखना चाहता हूँ, एग्जाम्पल ऐसा हो। मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मेरे बच्चे नहीं बता सकते कि माँ बाप की लड़ाई क्या होती है। क्या बात है ना, क्या बात है। नहीं, तो मैंने बताया ना कि माँ बाप को ये सीक्रेट जानने की ज़रूरत है कि आपके बच्चों की कामयाबियां अल्लाह ने कहाँ कहाँ रख दी हैं। आप बाज़ औक़ात उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते। अभी देखिए, मैं आपको तो 1 हफ़्ता पहले की बात बता रहा हूँ। मैं कहीं गया हुआ था सुबह का वक्त, तो वो बच्चे स्कूल से लेट हो गए थे, स्कूल का टाइम हो गया था, तो अफरा तफरी मची हुई थी। तो खैर वो बच्चे हमारे सामने चले गए स्कूल। तो मैंने बाद में उनके अब्बू से पूछा, मैंने कहा कि सच सच बताना, तुम खुद छोड़ने गए थे स्कूल, कितने सिग्नल तोड़े, कितनी बार हॉर्न दिया रास्ते में? सही बात है ना। तो मैंने कहा तुम्हें ये परेशानी थी कि उसकी पहली क्लास ना छूट जाए। पहली क्लास तो वो नहीं थी, पहली क्लास तो सड़क पे थी। तो तुमने आज बच्चे को ये सिखाया अल्लाह कि हम जो है
वो कभी ऐसी कैफियत पैदा हो जाए तो कोई बात नहीं, हार्न बजाओ, निकाल लो ज़बान से, निकाल लो उसको, क्रॉस भी गलत तरीके से कर लो, दूसरी गाड़ी को ओवरटेक भी गलत कर लो, और जैसे मर्जी गाड़ी चलाओ, बस टाइम पे स्कूल पहुंचना है ना, बस है ना। देखिए तो हमें नहीं पता चलता हम गलतियां कहाँ कर जाते हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग रूटीन्स हैं हमारे छोटे छोटे से, ये बच्चे नोट कर रहे हैं। मेरा जो बेटा है 3रे नंबर का, उसको मैं सुबह में अक्सर ड्रॉप करती हूँ, उसका पॉइंट आता है यूनिवर्सिटी का एक सिग्नल के ऊपर शाहर कायदीन पे, तो मैं वहाँ उसको ड्रॉप करती हूँ। तो मुझसे अक्सर कहते हैं अम्मी सुबह में ना वो 10 मिनट उसमें देर लगती है, वो वहाँ वेट करता है, फिर पॉइंट आ जाता है। तो कहते हैं उस 10 मिनट में मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग दीवानों की तरह गाड़ी चलाते हैं। और मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से अपने पूछता हूँ जो मुझे हमें सुन रहे हैं, हाँ बिल्कुल, कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ड्राइवर उनको लेके जाते हैं स्कूल, और उनकी तरफ से सख्ती से हिदायत है या ये ब्रीफिंग दी गई है कि देखो जब तुम बच्चों को लेकर जाओ तो हॉर्न ना बजाना, तुम इस तरीके से गाड़ी गलत नहीं चलाना, तुम ओवरटेक गलत नहीं करना, गलत पार्क नहीं करना, क्योंकि मेरे बच्चे इसमें सीख रहे होंगे। एक पेरेंट उठ के बता दें कि उसने की, नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है, कुछ नसीहतें, कुछ बातें हम अच्छी करते हैं, कई जगहों पे हम आंखें बंद किए रहते हैं, हम नहीं कर पाते। थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, बिल्कुल थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। और मैंने जो बात अभी थोड़ी देर पहले छेड़ी थी आपसे कि मेरी मिसेस ने भी इस मामले में बहुत ज़्यादा तावन किया। हमें भी रेडियो पे बुलाया गया, एक प्रोग्राम था कि उसका उन्वान टाइटल तो मुझे याद नहीं रहा, कि आइडियल मियाँ बीवी। अच्छा। तो मैंने उसमें बात यहाँ से शुरू की कि अगर आप समझ रहे हैं कि कोई हम फिल्मी हीरो और हीरोइन की तरह का कोई जोड़ा है, ऐसा नहीं है। हम आप नॉर्मल आम लोगों की तरह का एक हैं। हमने सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखा है कि हम रिस्पेक्ट को फ़रोग़ दें, और रिस्पेक्ट सिर्फ एक दूसरे की नहीं होती, बच्चों की भी रिस्पेक्ट होती है। हम उनसे बदतमीजियाँ ना करें, हम उनको बिलावा जाना डांटें, हम उनको अच्छे लहजों में उनसे बात करें, हम उनकी बातों का जवाब दें तो उसमें भी एक तहजीब झलके। तो ये हमारे लबो लहजे में, हमारे स्टाइल में, हमारे काम करने के अंदाज में उन बच्चों की तरबियत के बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए होते। बिल्कुल ऐसा ही है। सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं, ERDC हमारे दोस्त भी हैं, ERDC के CEO हैं, उनकी एक वर्कशॉप थी 5 डायमेंशंस ऑफ पेरेंटिंग। उसमें सबसे पहली जो डायमेंशन थी वो थी सेल्फ, कि आप एज अ पर्सन, मैं अपने क्या गोल्स रख रही हूँ लाइफ के, और सेकंड नंबर पे आ रही थी कपल्स, मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक। बिल्कुल सही बात है। और वहीं पे आके हम सब लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये तो इतना अहम नहीं है। मियाँ साहब बीवी की रिस्पेक्ट जो आप बात कर रहे हैं, बेगम साहिबा, मुझे याद है हमारे अब्बा बहुत गुस्वर थे। एक तो कमांडोज, GDP कमांडोज थे, और फिर वो हमारी दादी कहा करती थी इसने पठानी का दूध पिया इसलिए इसके खून में ये गर्मी है। तो बहरहाल तो वो अब्बा बहुत गुस्वर थे और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, ज़रा सी रूटीन इधर से उधर हो और घर में एक जलाल, एक हंगामा हो जाता था। तो अम्मी हमारी हमेशा इस बात का ख्याल रखती थी कि कभी अब्बा की कोई बुराई, ज़ाहिर हर्ट तो होते हैं ना, माहौल भी ख़राब होता है, कभी नहीं करती थी। कभी अब्बा की साइड से ये नहीं कि देखो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई इस आदमी के साथ, कभी रोना धोना बैन इस तरह का नहीं। तो वो रिस्पेक्ट, क्योंकि बच्चे अपने वालिदैन दोनों को एक फ्रेम में देखते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते हैं। तो अक्सर वालिदैन जब मेरे पास आके अभी अपने स्पाउसेस के बारे में कहते हैं ये तो ऐसी हैं या ये ऐसे हैं, तो मैं कहती हूँ खुदा के वास्ते इसको ठीक कर लें पहले, आपके बच्चे खुद ब खुद ठीक हो जाए। बिल्कुल। आपके बच्चों के अंदर जो भी तनाव या मसाइल हैं वो आपकी रिलेशनशिप अलाइंड होने से ठीक हो जाएंगे। और यही मतलब माशाल्लाह आपने जो बात की कि लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट भाई। और मेरी मदर इन लॉ कहती थी बड़ी प्यारी बात, उनकी बहुत सारी बातें मैं कोट कर चुकी हूँ कई दफ़ा। कहती थी कि देखो अपने साथी को ना उसकी खूबियों और खामियों के साथ एक्सेप्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बिल्कुल हम परफेक्ट नहीं हैं। तो जो साथी है ना उसकी खूबियाँ और खामियाँ दोनों एक्सेप्ट करो तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल सही। और अपनी भी
हाँ, बिल्कुल सही बात। तो ये वाली बात है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पीटीवी के हवाले से, और ख़ास तौर पे सिल्वर जुबली, क्योंकि वो मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम हुआ करता, हम बचपन में उसको देखते हुए बड़े हुए हैं। तो सिल्वर जुबली के आप मावन प्रोड्यूसर के तौर पे फ़राइज़ आपने अंजाम दिए, तो वहाँ के कुछ वाक़यात या कुछ लर्निंग, कुछ नाकाबिले फरामोश वाक़यात हों? सिल्वर जुबली हमारे अहद का बहुत सक्सेसफुल और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था जी। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, इस कॉन्सेप्ट देने वालों में शहजाद खलील भी शामिल थे जब डिस्कस करते, और वो ये था कि जिन लोगों ने 25 साल से ज़्यादा अरसा किसी फील्ड में गुजार कर बड़ा कुछ काम किया हो, उनको नाम और इज़्ज़त मिली हो और उनका काम जो है वो पहचाना जाता हो उनके नामों के साथ। बहुत सारे लोग, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस भी तो किया गया, उनके डेब्यूज़ हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें जो शख्सियात आती थी, मुझे याद है सूरन लता आई, नज़ीर अहमद आए, और ये तो उनकी बात कर रहा हूँ जो बुजुर्ग आया करते थे, हाँ उनके, और नौजवानों में तो फिर सज्जाद अली आए, बेंजामिन सिस्टर्स मेन थी, वो तो हर प्रोग्राम में रिपीट होती थी। मोना सिस्टर्स, ये उसके सुहेल राना की। मोना सिस्टर्स में नहीं आई मोना सिस्टर्स में। अच्छा, पता नहीं फिर, नहीं मुझे तो नहीं याद कि मोना ही नहीं आई, मोना सिस्टर्स में नहीं आई थी। अलबत्ता हुमैरा चन्ना, हाँ। अरशद आए, अरशद महमूद आए, और वहाब खान आए, बहुत सारे इंट्रोड्यूस करवाए गए। और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट एक तो ये था कि उन लोगों को हमको ट्रिब्यूट पेश करें जिन्होंने बड़े काम किए 25-30 सालों में अपनी ज़िंदगी लगाकर, और दूसरा इसका ये था कि हम पुराने गानों को नए अंदाज से जिंदा करें। तो आपने देखा होगा इसमें पुराने गाने सुनाए जाते थे। मुझे याद है सबिहा खानम, नहीं सबिहा खानम आई थी, नूरजहां, शायद सबिहा खानम कोई बैठे हुए थे, और वो सांवली सलोनी, हाँ, चंदा से करे प्यार, हाँ, ये सज्जाद अली ने गाया था, और हम मेस्मराइज्ड थे सज्जाद अली की आवाज के उतार चढ़ाव, बेशक। और वो इन दोनों में से जिन खवातीन पे भी ये फिल्माया गया था, वो मुस्तकिल आंसू देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एक तो ये था कि शोएब मंसूर जो है वो म्यूजिक के बेसिकली म्यूजिक के आदमी, उनकी म्यूजिक में उनकी बहुत अच्छी नज़र, दिल दिल पाकिस्तान भी उन्हीं के, हाँ, वाइटल साइंस को लाने वाले वो थे, और उन्होंने पाकिस्तान में मेरे ख्याल जितने गुलकारों को इंट्रोड्यूस कराया किसी और ने कराया। तो दूसरी बात ये है कि वो नियाज अहमद साहब उसका म्यूजिक देते थे, और लोगों ने भी दिया, सिर्फ उन्होंने नहीं दिया। तो म्यूज़िक के हवाले से हमने पुराने नगमों को नए अंदाज से नए म्यूज़िक के साथ बुलाया, तो वो झनकार गीत के नाम से मार्केट में उसके कैसेट्स आना शुरू हो गए। अच्छा, पूरी जो प्रोग्राम थे सिल्वर जुबली के, वो भी ऑडियो में आए थे, और वो हम लगा के सुना करते थे, मैं और मेरे भाई। एग्जैक्टली। बेंजामिन सिस्टर जो हैं बहुत गुमनामी में पड़ी बच्चियां थी बेचारी, उनकी वालदा भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी उनकी, ये आई और इनको रिपीट किया गया हर दफ़ा, तो इनका भी बड़ा नाम हो गया। हुआ था कि 3 बहनें और एक आवाज़। हाँ बिल्कुल। तो ये वाकयात तो मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कोई ऐसा सच याद नहीं आ रहा, पहले बताती तो मैं 2-4 जरूर याद कर चुका होता। नहीं, हमारे अब ये पता नहीं आजकल के बच्चे से रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, हम तो इन प्रोग्राम्स को देखते हुए बड़े हुए हैं। हाँ। और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी एक काविश थी शोएब मंसूर की, और इस प्रोग्राम के जरिए कि जिंदगी में ट्रिब्यूट देना भाई। जब चले जाते हैं फिर ट्रिब्यूट मिलता है, ऐसे ही है कि फलाने चले गए तो उनकी याद में कमेमोरेट करने की, जिंदगी में भी तो बताओ ना कि क्या हो रहा है। और अदाकार, फनकार। अच्छा, वहीद मुराद का एक वाकया बताता हूँ। हाँ। आपने कहा ना कोई ऐसी है। वहीद मुराद आए तो प्रोटोकॉल, अब मेहमानों को देखना मेरे ही जिम्मे होता था। अच्छा। तो सब मेहमानों को इस होटल ताजमहल में हम ठहराया करते थे, जो अब उसका नाम चेंज हो गया। तो वहीद मुराद जब आए ना, तो वो बीमार थे उन दिनों में। अच्छा। उसके कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया था। तो जब रिकॉर्डिंग शुरू होने लगी और अभी मेहमान नीचे बैठे हुए थे, स्टेज पे नहीं बुलाए गए थे, तो वहीद मुराद ने मुझे पीछे से इशारा करके बुलाया। वो मुझे कहने लगे, यार मैं बेल्ट बांध के नहीं आया हूँ, तो मुझे मेहरबानी करके बेल्ट दे दो। मैं उस ज़माने में पैंट शर्ट पहना करता था, तो मैंने अपनी बेल्ट उनको दे दी। ज़ाहिर है वो कमज़ोर भी हो गए थे, उस वजह से भी शायद उनको ये मसला हुआ होगा। अच्छा, अब जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मैं वहीद मुराद के पीछे ये मेरी बेल्ट मुझे वापस कर दे। वो भूल चुके थे, या वो भूल गए थे। हाँ, कुछ भी होगा, भूल गया होगा, एक बंदा नहीं ख्याल रहा, वो चले गए, मिली कि नहीं मिली। अच्छा, इससे आगे इसकी पंच लाइन एक और। तो एक मौके पर ना हम एक प्रोग्राम में बैठे होते, मेरे साथ वहीद मुराद की जो बेवा थी, सलमा मुराद जी।
तो मैंने ऐसे ही बातें चली, तो मैंने बताया मेरे वहीद मुराद साहब के साथ 2-3 दिन बड़े अच्छे गुजरे, इस तरह हम साथ रहे। तो मैंने उनको ये वाकया भी सुनाया कि बेल्ट वाला, उनको गुस्सा आ गया। कहेंगे आप क्या चाहते हैं, मैं पैसे दे दूं या बेल्ट लेके दे दूं आपको? मैंने कहा अरे आपने कमाल कर दिया। हाँ। अगर मेरा बेल्ट उन्होंने ना रखा होता हाँ। तो मेरी जिंदगी की इतनी खूबसूरत याद होती क्या? हाँ। है? ये तो मेरी खूबसूरत यादों में से एक है, तो आप इसको इस तरह ले रही हैं। आउच हो गई ये तो। नहीं, मगर ये कि ये आप तो बरसबीले तस्करा उनसे एक पुरानी याद की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस प्रोग्राम में बड़ी मेहनत करता था। मैं कभी काशिफ फिल्म्स के पास मौजूद हूँ, तो कभी किसी फिल्म के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे वहाँ जाकर वो जो 35 mm की फिल्मों से मैं वो क्लिप्स लेकर आता था गानों के, जो हम उसमें अक्सर चलाया करते थे। अगर वो अदाकारा आ रही हैं, उनका कोई मशहूर गाना है, उनसे लेके आते थे, फिर उसको डब करते थे अपने यहाँ। तो उस ज़माने में इस तरह वाफर चीज़ें मिल नहीं जाया करती थी, ढूंढनी पड़ती थी, लानी पड़ती थी। ये मेहनत का काम है भाई, बहुत हम मेहनत करते थे। फिर इनकी रिहर्सल मैं करवाया करता था, मौजूद रहता था सब गुलकारों की। ये तो हाँ, ऐसे ही वो चीज़ प्रोग्राम सामने नहीं आते। और अच्छा। बहुत हम इसमें इन्वॉल्व हुए। बल्कि मैं तो बताऊं कि इसकी एडिटिंग और रिकॉर्डिंग डे नाइट साथ चल रही होती। उस वक्त मेरे साथ कुछ मसला हार्ट का हुआ, और वो इसीलिए हुआ कि ना हम सोते थे, ना हम खाते थे, ना कुछ करते थे। पता नहीं ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, इतनी मेहनत, स्ट्रेस बहुत होता था। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम अपनी जगह बहुत अच्छा था वो प्रोग्राम, नो डाउट। पता नहीं 1 सेमाही से ज़्यादा ही चला, 2 सेमाही चला था। अच्छा, आखिरी में मैं इसको स्क्वीज करूंगी बात को, मुझे करनी ज़रूर है, वक्त हमारे पास कम रह गया। लेकिन स्टोरी टेलिंग आपका एक ख़ासा है जी। और स्टोरी टेलिंग आप कराते भी रहे हैं। मुझे जो एक तकलीफ़देह रीसेंट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं एजुकेशन में आने के बाद, वो ये कि देखिए हम बड़े हुए हैं सिंदबाद जहाज़ी का सफ़र सुनते हुए, अलिफ लैला की कहानियाँ, दास्तान अमीर हमज़ा, ये इमरान सीरीज़, अहमद सफ़ी, इब्न सफ़ी साहब के तमाम, और उसमें इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन और बहुत सारी परियों की और जिनों की और भूतों की बातें हुआ करती थी, बदरूहों की बातें हुआ करती थी। और ये पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं और हमारे जहनों में वो एक ख़ास तस्वुर है। आजकल अगर स्टोरी टेलिंग में कोई बच्चे को ये बात बता दी जाए कि जिन आ गया और फिर वहाँ से ये हो गया, तो वालिदैन आके फ़ौरन शिकायत करते हैं, आप ये क्या बातें हमारे बच्चों को सुना रहे हैं कहानियों में, कि वहाँ बच्चों का जहन स्कार हो जाएगा, और ये उनके बच्चों को ये कहानियाँ कौन सुनाता है? तो भाई इसी में तो मज़ा है, इसी मिस्ट्री है, क्यूरियोसिटी है। मज़े की बात नहीं है। देखें, एक बात समझने की है। पहली बात तो हमारे पेरेंट्स को ये समझनी चाहिए कि जब दुनिया में कहीं ज़राए इब्लाग नहीं थे, जहाँ साइंसी तरक्की ऐसी नहीं हुई थी, लोग एक दूसरे से लाताल्लुक़ रहते थे, यहाँ रहने वालों को पता नहीं था चंदकोस पे कौन रहता है, तब भी दुनिया की हर कम्युनिटी में, हर इलाके में, हर तरह की आबादियों में माएँ, बुज़ुर्ग, बूढ़ियाँ कब बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे। तो आपने कभी इस पे गौर किया है कि जहाँ जहाँ इंसान दुनिया में रहते थे वहाँ कहानी क्यों उतरी? कहानी तो बेसिकली कहानी का कमाल ही है। देखें, कोई चीज़ आप देख रहे हैं, इसको देखकर आपकी विजुलाइजिंग की जो चीज़ है ना, वो आगे नहीं बढ़ती। बिल्कुल बढ़ती ही उस वक्त है जब एक ऐसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं जो है ही नहीं कहीं। बेशक। तो वो जिन है, वो भूत है, वो देव है, वो चुड़ैल है, वो शहजादी है, वो शहजादा है, बादशाह है, जिसको आपने देखा ही नहीं है। अब आप जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक था जिन, तो 10 बच्चे सुन रहे हैं और 10 बच्चों के अपने अपने जिन बन रहे हैं यहाँ। एक का जिन जो है उसके दांत बहुत बड़े हैं, एक लंबा बहुत है, एक ने काला चौगा है, एक ने हड्डियां पहनी हुई हैं। तो ये जो अमल है ना चीज़ों को विजुलाइज करने का, बुनियादी तौर पर यही कहानी का मतलब है। आपने उस बच्चे को विजुलाइजर बनाना है, सोचने वाला बनाना है, वो एक नई दुनियाओं में जाए। और कहानी के करैक्टर कब बदले हैं? आप उसमें थोड़ी सी तब्दीली यूं आ गई है कि अब आप जिन नहीं कहते, लेकिन अब आप उसको खला में ले जाते हैं, आप उसको सैयारे से सैयारे में छलांगे लगवाते हैं। आज का साइंस फिक्शन तो इसी तरह का है ना। तो एक नज़र ना आने वाली चीज़ तो उसमें भी है जो बच्चों ने नहीं देखी। ये कहानी की बुनियाद है। और बल्कि अब तो मैंने यहाँ तक
देखा है, चूँकि मेरी अब फील्ड है, मैं इसमें रहा हूँ, मैंने कहानियाँ पढ़ी हैं, कहानियाँ लिखने वालों को पढ़ा है, उनसे मुलाकातें हुई हैं, राब्ते हुए हैं। हम हर साल आर्ट्स काउंसिल में बच्चों का एक प्रोग्राम करते हैं। मैं बच्चों के 3 मैगजीन का एडिटर रहा हूँ, अलिफ उजाला, यूनिसेफ का मैगजीन, नौनिहाल और आँख मिचोली। मैंने ज़िंदगी बच्चों के नाम कर दी है। तो मैं इतना जान सका हूँ कि आपका बच्चा छोटी उम्र में अगर कहानी नहीं सुनता, नहीं पढ़ता, तो कोई एक नक्श लेकर आगे जाएगा। क्या बात है। हाँ, मैं सच कहता हूँ आपसे, कहानी इतनी बुनियादी चीज है, और कहानी किताब की तरफ लेकर जाने वाली चीज है, कहानी मुताले की तरफ लेकर जाने वाली चीज है। बिल्कुल। लेकिन स्टार्ट कहानी से ही होगा, स्टार्ट कहानी से ही होगा। हमारे बहुत अच्छे रफीक हैं रायद अफजल साहब जी, हमारे दोस्त हैं, हमारे डाखाने कितनी जगह पे मिलते हैं। तो रायद अफजल साहब शुरू में बिल्कुल जब हम L2L का पायलट प्रोग्राम रन कर रहे थे तो हमने उनको गेस्ट बुलाया स्टोरी टेलिंग के लिए। और यकीन कीजिए वहाँ 25-30 जितने वालिदैन बैठे हुए थे और बच्चे बैठे हुए थे, जब रायद अफजल साहब कहानी सुना रहे थे तो सुनाते सुनाते दरवाजे से बाहर चले गए। वो कोई नक्शा खींच रहे थे वेल मछली का और क्या, और सब हम उनके पीछे पीछे उठ के जा रहे थे। हमें पता भी नहीं लगा हम उनके पीछे पीछे उठ के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, स्टोरी टेलिंग और स्टोरी लिसनिंग से ये होता है जो अब बात आपने भी कही कि विजुअलाइजेशन, और वो हर इंसान के जहन में एक इमेज बन रहा होता है। तो खुदारा अपने बच्चों के लिए परेशान ना हो कि उनको कहानी सुना दी गई बदरूहों की या जिनों की तो शायद उनकी मासूमियत के ऊपर कोई असर पड़ जाएगा। परेशान नहीं, अगर नहीं सुनाई गई है तब आप परेशान हो कि देख एक्सपर्ट की बात आप लोग सुन लें, बल्कि इस बात पे भी परेशान हो कि जो वो इसमें देख रहे हैं ना, मॉर्टल कॉम्बैट और पता नहीं मुझे एक ही का नाम याद है। ये अच्छा आपने ये मिसाल दी, मैं इस पे भी वजाहत कर दूं। मैं पेरेंट्स से ये बात कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, दुनिया में जितने स्टोरी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि बच्चे को कहानी सुनाएं, बच्चे को कहानी पढ़ाएं, मगर बच्चे को कहानी दिखाएं कम। ये जो आप एनिमेशन और इलस्ट्रेशन मतलब भुट्टे की तरह गर्दन उड़ रही है, गाजर मूली की तरह इंसान गाजर मूली को छोड़ दें। बात यह है कि जो हमारा वो जो मतलूब है कि बच्चा विजुलाइज करना शुरू करे, कंसीव करना शुरू करे, सोचना देखना शुरू करे, वो किल हो जाती है सलाहियत उसकी। क्योंकि आपने फर्ज करें एक जिन दिखा दिया तो उसका जिन वही बनेगा जो आपने बनाया हुआ है। बस यही है जिन, उसका जिन तो ड्रा नहीं हुआ है ना, उसकी तख्लीकी जो सलाहियत है वो नहीं डेवलप, जो मकसूद था कि वो एक ना देखे हुए कैरेक्टर को सुनकर उसको बनाना शुरू करे, वो तो नहीं होगा। क्योंकि उसमें इसीलिए आप देखें कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी, अमेरिका में भी, तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी बच्चों के लिए जो टेलीविज़न या इस छोटे स्क्रीन पे नज़र आने वाली कहानियाँ विजुअल्स हैं, उसका टाइम लिमिट कर दिया गया है कि बच्चे इससे ज़्यादा नहीं देखें वरना गबी होंगे, ठीक है ना, और कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे चीजों को। ये प्रॉब्लम उनके अंदर पैदा होगी, नफ्सियाती आर्जे पैदा होंगे। ये एक्सपर्ट हमारे यहाँ पे बता रहे हैं। और जो वेस्ट के मैडोना जो बहुत पॉप सिंगर एक ज़माने की, उसने अपने बच्चों को ये नहीं दिया। बिल गेट्स ने और उन्होंने अपने बच्चे, इस तरह के लोगों ने, कई सेलिब्रिटीज़ ने अपने बच्चों को ये नहीं दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा देखिए, आज तो वो बच्चा जो है ना, वो जब विजुलाइज करना शुरू कर देगा तो अभी तो वो तस्वुराती जगहों पे जाएगा, कोई मुश्किल मरहलों से गुजरेगा, लेकिन फिर ये आस्ता आस्ता ये जो तसव्वुर करने का जो अमल है ये इतना अच्छा और परफेक्ट हो जाएगा कि फिर वो थोड़ा सा आगे जाकर ये सोचना शुरू करेगा कि मैं ऐसी क्या चीज़ बना डालूं जिससे लोगों का ये भला। अब देखें, ये सोचने ही का अमल है जो कहानी से चला है बेसिकली, और फिर वो कोई इजाद करेगा, कोई चीज़ दरियाफ्त करेगा, कोई इख्तरा करेगा, कोई इसमें नयापन पैदा करेगा, कोई तख्लीकी अंसर लेकर आएगा, वो चीज़ कुछ से कुछ हो जाएगी। तो वो बेसिकली ये जो एक क्रिएटिव मखलूक आपने बनानी है उसे कहानी से निकालना है आपने। आप देखें, देखते ही देखते, आप तो खुद स्कूल एजुकेशन से वाबस्ता हैं, मुझे बताएं दुनिया में स्टोरी टेलिंग कितना बड़ा मजमून बन गया। बहुत कोई मॉन्टेसरी ऐसी है जहां स्टोरी टेलिंग ना होती हो? बिल्कुल नहीं है। तो ये अहम है, तभी तो हुआ है ना। बेशक। बहुत भरपूर हमारी गुफ्तगू रही, मुझे पर्सनली बहुत तक़वियत हुई, बहुत हिम्मत बंधी है सलीम मुग़ल साहब से बात करके। और अब मैं आपको मज़ीद तंग करने वाली हूँ, अपने इदारे में आपको बुलाने वाली हूँ, जैसे कि आपसे पहले भी हमारी बातचीत हुई थी स्टोरी टेलिंग्स के लिए और वालिदैन से बातचीत के लिए इंशाल्लाह। तो बहुत मज़ा आया। मैं पर्सनली बहुत इक्विप हुई हूँ, और जैसे जो मैंने तक़वियत की बात की कि जिस चीज़ के ये एक्सपर्ट हैं भाई अपनी फील्ड के, और ये भी यही बात कह रहे हैं जो बात हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात हमारी बहुत लंबी हो सकती है, तवील, वक्त कलील है,
तो हमें यहाँ से इजाज़त लेनी पड़ेगी। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। द फीलिंग इज़ लाइकवाइज एंड द प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेहान भाई, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म। तलहा, तुम्हारा और साथ तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे पुश किया इस प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे मैं ऐसी शख्सियात से मुलाकात कर सकती हूँ। मेरी लर्निंग 10-fold होती है। Thank you. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.